सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जिसके कारण से हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देखा होगा कि यदि मान लो कांच के ग्लास में भी कोई छड़ हम डालते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। कांच के गिलास में भी कोई छड़ या रॉड या पेंसिल डालते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। साथ में आपने ये भी देखा होगा, मान लो कोई पानी में कोई सिक्का रखा हुआ है, यहाँ पर है ना, ये सिक्का रखा हुआ है। तो ये जो सिक्का है यदि यहाँ से हम देखते हैं इसको, ये जो सिक्का जो है अपने को यहाँ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो कारण देखेंगे, कारण जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्यों होता है, इसका कारण हम जानेंगे। तो ये जो छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है या सिक्का तले से ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अभी अपवर्तन क्या होता है इस घटना के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लो कोई लाइट रेज है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लो कोई प्रकाश की किरण है, हवा से आ रही है और पानी में चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक मीडियम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, तो वो प्रकाश की जो किरण होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था कैसे, ये आ रही है तो इसको जाना चाहिए तो इस तरह से सीधे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे ही न जाते हैं, क्या होती है इधर चली जाती है या फिर इधर आ जाती है। तो ये जो घटना होती है उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डिवेट हो जाती है। जिधर जाना चाहिए था सीधी सीधी उधर न जाते हैं, दूर चली जाती है, पास में आ जाती है। ये जो घटना होती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया अपवर्तन किसको कहेंगे कि जब भी कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन की जो घटना होती है सामान्यतः हम शीशा में देख सकते हैं, वायु में देख सकते हैं, जल में देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, हम एयर में देख सकते हैं और पानी में हम ये घटना को प्रदर्शित कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें ये चीज है कि जब भी कोई प्रकाश कण विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब जिसमें हम दूर दूर होते हैं, कह सकते हैं जिसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, ऐसे मीडियम को हम रेयर या विरल माध्यम कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, मान लो एयर जो होता है विरल माध्यम है और ये पानी जो होता है सघन होता है, पानी जो पूरे पास पास में होते हैं उसको हम डेंसर या सघन मीडियम मान सकते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये प्रकाश किरण जा रही है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर आ जाती है। जाना चाहिए था इसको ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा न जाके क्या होती है, ये जो अभिलंब होता है इसको हम अभिलंब कहते हैं, इसकी ओर क्या होती है झुक जाती है। कब, जब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की, अभिलंब मतलब नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसके विपरीत यदि मान लो सघन, सघन मतलब पानी मान लो, ग्लास कुछ भी मान सकते हैं, और ये विरल है, इसका उल्टा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, जाना चाहिए तो उसको ऐसा ऐसा नहीं जाता, थोड़ी दूर चली जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये जो घटना होती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, इस घटना को अपवर्तन कहेंगे। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, रेयर टू डेंसर में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यदि मान लो रेयर सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयर में आ गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर चली जाएगी। तो ये घटना हमारे पास में प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसका नियम देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम हम देखेंगे कि आपतित किरण, ये वाली जो किरण होती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो आती है वो आपतित किरण। दूसरा हमारे पास अभिलंब, नॉर्मल, ये अभिलंब कहलाता है, ये लाइट पीछे पे अभिलंब कहलाता है। और अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रेज, ये तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इंसिडेंस पॉइंट कहलाता है, ये आपतन बिंदु कहलाता है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन कौन
आपतित किरण, दूसरा अभिलंब और अपवर्तित किरण, इंसिडेंस रेंज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रेंज। ये जो होता है दे आर सेम प्लेन। ये क्या होते हैं, सभी तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दे लाइज इन द सेम प्लेन। वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम हमारे पास में जो कि स्नेल का नियम भी कहलाता है, यहाँ भी दे रखा है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि मान लो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पर ये मान लो कोई सा माध्यम है एयर से हम ग्लास में जा रहे हैं या वाटर में जा रहे हैं, वाटर बता रहे हैं, तो ये एयर में जो इंसिडेंस एंगल होता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, हिंदी में साइन को हम ज्या बोलते हैं, ध्यान रखें, साइन को ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण मतलब आर, की साइन ज्या, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसको कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो रेशो हमेशा एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। किसका रेशो? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या मतलब इसको हम पढ़ेंगे साइन आई, इसको पढ़ेंगे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई। ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। म्यू जो कहलाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहलाता है। तो म्यू जो कहलाए वो अपवर्तनांक कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि स्नेल का नियम जो होता है, इसी द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू इक्वल टू आर साइन आर अपॉन साइन आर होता है, और यही जो म्यू का जो मान होता है इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो म्यू जो होता है वो प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, और ये वायु में प्रकाश का वेग मान लेते हैं, वायु निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। अब एक चीज ध्यान रखना, जो म्यू का मान होता है वो साइन आर अपॉन साइन आर तो होता ही है, लेकिन ये सी अपॉन वी के बराबर भी होता है। सी अपॉन वी, सी मतलब वायु निर्वात में प्रकाश का वेग, वी मतलब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। या साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है, ये मान लो साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्या है? V1 अपॉन V2, C अपॉन V या V1 अपॉन V2। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक की दो परिभाषा होगी, क्या? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर एक माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होता है, यानी V1 अपॉन V2 या C अपॉन V, उस अनुपात को हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम प्रकाश के अपवर्तन का कारण देखेंगे, वास्तव में अपवर्तन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है, वो अपन देखेंगे। तो प्रकाश अपवर्तन का मुख्य कारण होता है कि जब प्रकाश में एक पारदर्शी माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे यदि मीडियम में पहुंचती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जैसे पानी है, कांच है या एयर है, इसमें यदि पहुंचती है तो उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। अपने को मालूम है कि जब प्रकाश किरण पानी से कांच में जाएगी या हवा से कांच में जाएगी तो उसकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है? लाइट की चेंज हो जाती है। और इस प्रकाश के परिवर्तन, चाल के परिवर्तन के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है।
अब इसको हम मैथमेटिकल प्रूव करेंगे कि वास्तव में प्रकाश की चाल बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रकाश की चाल बदल जाएगी। जो विरल माध्यम होगा, जैसे हमारे पास हवा है ना, ये विरल माध्यम हम दूर दूर रहते हैं, इसको विरल माध्यम कहते हैं। तो उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। और यदि वही प्रकाश यदि पानी में प्रवेश करता है या कांच में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो इस चेंज होने के कारण ही हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमने पढ़ रखा है स्नेल का जो नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। जो हमने स्नेल का नियम भी पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। या आप कह सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये फार्मूला स्नेल के नियम से आता है। तो इस फार्मूले से हम देखेंगे कि जब विरल से सघन में जाएंगे, हम विरल से सघन में, जैसे एएसएम वाटर में जा रहे हैं, यहाँ डायग्राम में एएस से वाटर जा रहे हैं, तो एयर क्या है, विरल माध्यम है, मतलब रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जाएंगे तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, लाइट का वेग ज़्यादा होगा, हवा में ज़्यादा होगा वेग, क्योंकि उसको रुकावट नहीं उत्पन्न होगी, अणु दूर दूर रहेंगे तो इसमें रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। सघन माध्यम पानी में वेग क्या होगा, कम होगा। यानी पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 माना है और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 माना है। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो ज़्यादा होता है और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। तो कब, जब विरल से सघन में जाएंगे तब। यानी v1 का मान, v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी वायु में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है किसकी कंपेयर में, पानी के कंपेयर में। पानी में प्रकाश का वेग कितना माना आपने, v2 माना हुआ। तो एयर में ज़्यादा होता है वाटर के कंपेयर में। तो इस स्थिति में देखें कि v1 का मान ज़्यादा है, v1 का मान ग्रेटर देन v2 से, तो v1 का मान ज़्यादा होगा तो साइन आई का मान भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v1 अधिक तो i भी अधिक होगा, साइन आई का मान भी अधिक होगा। यानी साइन आई का मान ग्रेटर देन साइन आर से होगा। यानी साइन से साइन कैंसिल हटा देंगे तो i ग्रेटर देन आर होगा। इसका मतलब i का मान r से ज़्यादा होगा, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। i का मान ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा है, ये i का मान ज़्यादा है, और r का मान कम होगा। कम कब होगा, जब बैंड हो जाएगा तभी कम होगा। यदि इक्वल होता तो ऐसे जाते, सीधी चली जाती। कम हो रहा मतलब क्या हो रहा है, बैंड हो रही है, झुक रही, अभिलंब की ओर झुक रही। तो इसका मतलब i का मान ज़्यादा, ये एंगल ज़्यादा, i आपतन कोण ज़्यादा है और अपवर्तन कोण कम है। इसका मतलब प्रकाश किरण क्या हो रही, विचलित हो रही, झुक रही, अभिलंब की ओर झुक रही। दूसरी स्थिति में देखो कि इसमें क्या है, सघन से विरल में जा रहे, उल्टा होता है। सघन माध्यम में वेग कम होता है, विरल में अधिक होता है। यानी v1 का मान कम होगा और v2 का मान ज़्यादा होगा, यानी v1 लेस देन v2। इस स्थिति में v1 क्या है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, पानी में कम होगा v1 का मान, और v2 क्या है, विरल है, एयर, वायु में प्रकाश का v2। तो v1 का मान छोटा होगा v2 से। तो यदि यहाँ v1 छोटा है, लेस देन है, तो साइन भी लेस देन होगा साइन आर से, क्योंकि यदि ये छोटा है ये भी छोटा होगा, ये बड़ा ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास v1 लेस देन v2 है, यानी साइन आर छोटा होगा साइन आर से, यानी i छोटा होगा r से। अब देखो i का मान कम होगा और यदि बराबर होता तो ये रेज ऐसी जाती, i और r बराबर होते तो ये रेज ऐसी जाती, लेकिन i का मान क्या है, छोटा है, ये क्या होगी, अभिलंब से दूर आ जाएगी, यानी r का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। इस प्रकार दोनों स्थितियों में जब हम देखते हैं तो इसमें i और r का मान बराबर नहीं है, इसमें भी i और r का मान बराबर नहीं है। इसमें i का मान बड़ा है और r का मान छोटा है, इसमें i का मान छोटा है, r का मान बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यदि i और r बराबर यदि होते तो प्रकाश किरण सीधे निकल जाते, सीधी नहीं जा रही है। इसका क्या कारण है, क्योंकि i का मान बड़ा है r से या i का मान छोटा है r से। तो दोनों स्थितियों में हमने देखा कि प्रकाश की किरण जो होती है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, r का मान कम हो जाएगा, या फिर r का मान ज़्यादा हो जाता है, और यही कारण इसका अपवर्तन का है। अब इसके बारे में देखेंगे कि मान लो कोई प्रकाश किरण यदि सीधे लंबवत आपतित होती है तो उसका विचलन नहीं होता है, वो सीधे ही गुजर जाती है। इसका क्या कारण है, अभी हमने देखा कि प्रकाश किरण मान लो तिरछी आपतित होती है, प्रकाश किरण तिरछी जा रही है, ये अभिलंब है,
इससे पीछे आई कौन सी आपतित हुई या आर कौन सी अपवर्तित हुई। अब मान लो कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, प्रकाश किरण सीधे आती है, लंबवत आपतित होती है, इसका मतलब आपतन कोण का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण यही है और अभिलंब भी यही है, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, और आपतित किरण भी यही है, तो उनके बीच जो कोण बनता है वो कोण कितना होता है? 0 होता है। चलिए प्रैक्टिकली देखें तो जो प्रकाश किरण इससे आपतित होगी तो संभावना क्या हो सकती है? इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, मान लो 5 डिग्री 10 डिग्री से इधर गई, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो दोनों डायरेक्शन से ये डिबेट हो सकती है। अब एक प्रकाश किरण दो डायरेक्शन में तो विचलित नहीं हो सकती, तो ऐसा करने के लिए क्या कहा गया कि यदि हम सिमेट्री की कल्पना करें तो सिमेट्री से इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे, तो जाएगी किधर? सीधी निकल जाएगी। तो सिमेट्री के कारण से, सममिति के कारण से एक जैसी वो दिखाई दे, इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे, तो फिर किधर जाएगी? वो सीधी गुजर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिमेट्री की जब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, इस दिशा में जा रही है, दिशा में जा रही है, दो संभावना दिशा में जाती है, तो फिर हम सिमेट्री का सहारा लेते हैं, सममिति का सहारा लेते हैं, और उस सममिति के अनुसार प्रकाश के इधर भी नहीं जाएगी और इधर भी नहीं जाएगी, बीचों बीच में से सीधी गुजर जाती है। तो यदि अपन मैथमेटिकल देखें इसको, ये तो हमने थ्योरेटिकल देखा कि सिमेट्री के कारण से सीधी गुजर जाती है। यदि इसकी व्याख्या हम गणितीय दृष्टि से करें तो गणितीय दृष्टि से क्या होगा? स्नेल का नियम में पढ़ा था, म्यू इक्वल टू साइन आर का साइन आर या v1 बटे v2, ये स्नेल का नियम होता है। और उसमें पहले v1 क्या है? पहले माध्यमिक प्रकाश का वेग, v2 क्या है? दूसरे माध्यमिक प्रकाश का वेग। मान लो ये निर्वात से आ रही है, v2 से आ रही है, और कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम में जा रही है, जिसमें प्रकाश का वेग v2 है। अब यदि हम देखें तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते, गुणा इधर कर देते, तो v2 sin r इक्वल टू इसका गुणा इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, v1 sin r हो जाएगा, तीसरा गुणा करना, इसका मल्टीप्लाई कर, इसका मल्टीप्लाई कर। अब एक चीज ध्यान रखना है, i का मान कितना है? 0 है, यहाँ i का मान 0 रख दो, तो i का मान 0 रखेंगे, sin 0 का मान कितना होता है? 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती, ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो बचा क्या? v1 sin r, तो 0 इक्वल टू v1 sin r। अब देखो v1 का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी माध्यमिक प्रकाश का भी कुछ तो होगा, तो v1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर 0 कौन होगा? ये 0 नहीं है, तो sin r का मान 0 होगा, sin r 0 है, इसका मतलब r का मान 0 होगा, r 0 मतलब अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। अब अपवर्तन कोण का मान 0 कब होगा? ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो दोनों के मान अपवर्तन कोण का मान जब 0 कब होगा? जब ये अभिलंब की दिशा में गुजर जाती है, यानी इस स्थिति में वो सीधे ही गुजर जाती है, क्योंकि इसके लिए r का मान कितना होगा? 0 होगा, इसलिए वो विचलित नहीं होगी। तो दो एक प्रैक्टिकली देखें तो सिमेट्री के आधार पर सीधी गुजर जाएगी, क्योंकि इधर भी जा सकती, संभावना ये हो सकती है इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, तो इधर उधर की संभावना को छोड़ते हुए अपनी सिमेट्री ले ली, सीधी गुजर गई। दूसरी संभावना, दूसरा गणितीय दृष्टि से देखें तो i का मान 0 है, i का मान 0 मतलब आपतन कोण का मान 0 है, क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है और उसी दिशा में आपतित किरण आ रही है, तो i का मान 0। अब इससे सिद्ध क्या निकलता? r का मान भी 0 आ गया, r का मान 0 आ गया मतलब ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और अपवर्तन कोण भी इसी डायरेक्शन बन रहा है, यानी r का मान भी 0 होगा, यानी किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा, i का मान भी 0 और r का मान भी 0 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण सीधी लंबवत आपतित होती है तो उसमें किसी प्रकार से कोई विचलन नहीं होगा, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। वायु निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल होती है वायु और निर्वात में लगभग बराबर होती है, और इसके जो अपवर्तनांक होते हैं वो भी अपने को मालूम होना चाहिए कि डायमंड में हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कठोर होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। ग्लास का लगभग 1.5 होता है अबाउट, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ग्लास होते हैं, इसलिए लगभग हमने लिख रखा पायरेक्स है, अलग अलग ब्राउन ग्लास होता है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, इसलिए इनके अपवर्तनांक लगभग 1.5 के बराबर होता है। पर स्पेक्स मोम का 1.5, वाटर का 1.33, आइस का 1.3, एयर का, हवा का 1 होता है। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि किसका अपवर्तनांक कितना होता है, प्रकाश की चाल किसमें कितनी होती है। साथ में स्नेल का नियम का महत्वपूर्ण जो कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन r θ1 अपॉन θ2, ये म्यू के इक्वल है।
थीटा 1 अपान थीटा 2, थीटा 1 मतलब पहले माध्यम का कोण, थीटा 2 दूसरे माध्यम का कोण, n2 अपान n1 ये अपवर्तनांक है, n2 मतलब u2 भी लिख सकते हैं इसको, u2 अपान u1, v1 अपान v2 और लैम्ब्डा 1 अपान लैम्ब्डा 2। लैम्ब्डा 1 क्या तरंग दैर्ध्य, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और लैम्ब्डा 2 का मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। v1 मतलब पहला माध्यम में प्रकाश का वेग, और v2 मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, μ1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, sin थीटा 1 पहले माध्यम का कोण है, और sin थीटा 2 दूसरे माध्यम का कोण है। तो इस फार्मूले को याद रखना है क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।